Hey everyone, welcome to your own channel ABCD of UPSC। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ABCD of UPSC पर। In today's discussion, I will share my experience of prelims 2021, 22, 23 and 24. Let me first discuss my marks. Okay, see, in 2021 I have cleared the GS cutoff. Okay, there are two papers, everyone know, paper 1 and paper 2 in prelims. Paper 1 is GS जिसके मार्क्स ऐड हो, जिसके मार्क्स के ऊपर ही आपकी मेरिट बनती है, एंड पेपर 2 इज सी सेट जो क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें आपको 66 मार्क्स स्कोर करना है, दैट इज 33% आपको स्कोर करना है। ओके, सो इन 2021 in the exam of 2021 I cleared the GS cutoff but missed my CSAT by 2 marks. I got 64 in CSAT, so in this prelims I have not qualified. In 2022 I have cleared the GS plus CSAT, that means this prelims I have qualified. See, in both the years I have qualified the GS wala paper, but in my first attempt I have not cleared the CSAT, but in my second attempt I have cleared both. Okay, in my 23 attempt, those who have given the 2023 exam or know about it, they know ki in this exam question paper was drastically changed, that means the question pattern was drastically changed. Okay, and it was one of the toughest exam or the toughest prelims in the history of UPSC. In this exam also I have cleared the GS paper by the margin of 5 marks. Okay, but again I missed the CSAT by 1.82 marks. I got 64 point something in CSAT and the qualify number was 66. Okay, and in my 2024 attempt, as you see कि बार बार मेरे सी सेट में कम मार्क्स आ रहे थे, सो मैंने सी सेट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, एंड इन दिस अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 100 प्लस इन सी सेट बट मिस द कट ऑफ बाई 3 और 4 मार्क्स। ऑल्दो द रिजल्ट इज नॉट पब्लिश्ड, बट मुझे जितना लगता है कि 3 और 4 मार्क्स से मेरा रहा होगा, क्योंकि एज पर द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आई गॉट 88 अराउंड, किसी में 90 आ रहा है, किसी में 88 आ रहा है, ऐसे करके मार्क्स है, तो मैंने 88 उसको पकड़ लिया। ओके, पर मुझे ऐसा लगता है कट ऑफ 95 से ऊपर गया होगा, क्योंकि पेपर वॉज ईजी। मेरे नंबर थोड़े कम आ गए बट पेपर वॉज ईजी। सी, इन 2023 कट ऑफ वॉज 75 but I got 79. See, plus 5. Okay, but I missed the CSAT part by 1.8 marks. In 2022 wala attempt, cut off was 88. In GS I got 92 and in CSAT I got 82. And in my first attempt 2021 I got 95 in GS and the cut off was 87. See, कट ऑफ से मेरे को हर बार GS वाले में मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे, बट इन CSAT अगेन आई फेल्ड. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन हाउ आई क्लियर GS कट ऑफ एवरी टाइम. ओके, मैं आपको बता रहा, आपको भी ऐसा ही करना है, एंड दिस इज अ वन पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा पॉइंट है, मैंने ऐसे किया था। आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीखो एंड देन अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद का बनाओ एंड उसको फॉलो करो, राइट। सो मैंने क्या किया, आई रिलाइंग मोस्ट ऑन द स्टैटिक वाला पोर्शन, है ना। ऑल्दो देयर इज अ करंट अफेयर्स, है ना, आई मोस्टली रिलाई ऑन द स्टैटिक वाला पोर्शन। ओके, रिवाइजिंग द सेम पोर्शन अगेन एंड अगेन, जो स्टैटिक वाला, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई, जैसे पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हमारा इन्वायरमेंट हो गया, है ना। ये सर जो स्टैटिक चीज़ है, मैं इन्हीं पे ज़्यादा रिलाई करता था। एंड अगर आप भी किसी ऐसे इंसान से पूछेंगे ना, जैसे 3 और 4 प्रीलिम्स है, एंड या ऐसे किसी भी एस्पिरेंट से पूछेंगे जिसने एक्सटेंसिवली पीवाईक्यू को स्टडी किया है, वो आपको बताएगा कि ना, करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन है, स्टैटिक पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ स्टैटिक पोर्शन ओनली। ओके, सी, एंड इसके अलावा मैंने क्या किया, पहले तो मैंने स्टैटिक वाला पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ा, इसके अलावा MCQ प्रैक्टिस, ओके, रिगोरस MCQ प्रैक्टिस, मैंने बहुत ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस किया था, एंड इसको ही हम लोग बोलते हैं MCQ एप्टीट्यूड। अगर आप इसको अच्छे से डेवलप कर पाए ना, अगर कोई क्वेश्चन आपको आ भी नहीं रहा होगा, आपको नॉलेज भी कम होगी ना, फिर भी आप उसको टैकल कर लेंगे, उसको क्रैक कर लेंगे, अगर हमने MCQ को अच्छे से प्रैक्टिस किया। ओके, लेट मी क्लियर वन थिंग फर्स्ट। ओके, MCQ प्रैक्टिस का मतलब टेस्ट सीरीज देना नहीं है, राइट। अब अगर कोई एस्पिरेंट मुझसे पूछता है कि फिर MCQ प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस इट थ्रू PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर जो UPSC ने दिए, नॉट थ्रू टेस्ट सीरीज। हाँ, क्योंकि ना अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि वाई नॉट टेस्ट सीरीज, तो माई पर्सनल व्यू इज दैट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ टेस्ट सीरीज, राइट। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, मुझे लगता है कि हाँ, कि टेस्ट सीरीज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मुझे क्यों लगता है, मैं आपको बताता हूँ। इट वॉज इन माई हार्ट एंड माइंड, एंड मोस्ट ऑफ द जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको भी यही डाउट रहता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है, कौन सी टेस्ट सीरीज करनी है, और कितनी सारी टेस्ट सीरीज करनी है, 40 करूँ, 50 करूँ, 20 करूँ, है ना, कितनी सारी करूँ।
मुझे अभी इस पॉइंट पर लगता है ना, दिस इज अ साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट किसका है? ये जो कोचिंग की एडवर्टीजमेंट चलती है ना थ्रू द टॉपर्स, जो टॉपर्स आके बोलते हैं कि हाँ मैंने एक्स की कोचिंग ली थी, मैंने वाई की टेस्ट सीरीज की थी, मैंने जी की टेस्ट सीरीज की थी, फिर हम लोग भी उस एक्स वाई के पीछे पड़ जाते हैं, है ना। तो दीज आर द साइड इफेक्ट। यही इन ये लोग बहुत सक्सेसफुल है, दीज पीपल ना, दीज पीपल से वेरी सक्सेसफुल। दे हैव मैनिफेस्टेड टेस्ट सीरीज इन आवर हार्ट एंड माइंड, इसीलिए हम टेस्ट सीरीज के पीछे पागल हैं। बट जो असली चीज़ है ना वो है प्रीवियस ईयर पेपर, वहाँ से आपको अपना एमसीक्यू डेवलप करना है ना। सो टू थिंग्स, आई रिलाई मोस्टली ऑन माई स्टैटिक वाला पोर्शन एंड आई डेवलप माई एमसीक्यू थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ किया था, मैं आपको बताता हूँ। PYQ बेस्ड स्टडी, इससे पहले एक पॉइंट, ओके, बिफोर 6 मंथ ऑफ द प्रीलिम्स, प्रीलिम्स अगर मई में है तो जनवरी से शुरू करो, या जून में है तो जनवरी से शुरू करो, एटलीस्ट 6 or 5 months, okay, we will on our prelims mode in this phase, okay, in this prelims वाला मोड है ना, हम सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, एक्सटेंसिवली हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, कि जिससे ना ये 6 months में ऐसा हो ना कि जब आप एग्जाम डे पे, जब आप डी डे पे जाके बैठे ना, आप एग्जाम डे पर जाकर बैठे, जजमेंट डे पर जाकर बैठे, तो आपको लगे कि यार ये तो नॉर्मल डे है, जो मैं 6 मंथ से मैं फील कर रहा था वही वाला एक और दिन आज भी है ना। सो मैंने क्या कि इन 6 मंथ मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हाँ जनवरी से मई तक मुझे सिर्फ ये करना है। सो इन दिस 6 मंथ मैंने PYQ को बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी करा, है ना। एंड स्टडी करके क्या किया, आई हैव आइडेंटिफाई द टॉपिक्स एंड उसे क्रिप्स नोट्स बना लिए कि जो मुझे प्रीलिम्स के लिए ही सिर्फ पढ़ने और पढ़ते जाने, है ना। सो PYQ को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी एंड नाउ अबाउट करंट अफेयर्स। सी, करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कभी नहीं बोलूँगा इसको इग्नोर करना, मैं ये भी बोलूँगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ना, या मेंस के लिए, यानी सिर्फ यूपीएससी के लिए ना, एक भी कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना, सारा का सारा करना है ना। एंड करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया था, मैं हर मंथ मंथली मैगजीन एंड PD365, अगर आप मंथली मैगजीन को हर महीने कर रहे हैं ना, तो उसी का समरी आपको PD365 मिलेगा। आपने एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, उसका जितना याद रह जाए ना उतना अच्छा। अगर आपको 5 पॉइंट याद रह गए वही अच्छा है, आपको पूरी PD365 कभी याद नहीं होगी, और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, है ना। एंड में खुद आप फेडअप हो जाएंगे। सो मैंने इसको किया, आई हैव मेड द लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स, है ना। कौन सी, अगर कोई रिपोर्ट है जिसमें जो लास्ट टाइम रिपोर्ट आ रही है कि इसके बाद और वो रिलीज नहीं होगी, वो इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने लिस्ट बना लिया, है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स मेनली रिगार्डेड टू वुमेन रिलेटेड स्कीम्स हो गया, बैंकिंग रिलेटेड स्कीम्स हो गए, है ना, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया, है ना। एंड टेक्नोलॉजिकल टर्म, जैसे अभी अभी देखो 2025 में एग्जाम होगा ना, मार्क माई वर्ड, देखना इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, सुपर कंडक्टर, देखना कुछ ना कुछ आया, K2 K11 कुछ ना कुछ आ जाएगा, ये सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, या उसके संभावी फायदे क्या क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो मैंने ऐसा किया, ये करंट अफेयर्स के लिए। एंड अगर आप किसी को डिटेल में जानना है कि हाउ आई कवर्ड द करंट अफेयर्स वाला पार्ट, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, ओके, कि मैंने कैसे करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। ओके, नेक्स्ट थिंग, डिसिप्लिन एंड एवरीडे रीडिंग। ओके, ये जो 6 मंथ वाला मैंने आपको बताया ना कि बिफोर द प्रीलिम जो 6 मंथ है, इसमें ना बहुत डिसिप्लिन रहना है। एवरीडे कुछ भी हो जाए, है ना, आपको हर दिन किताब खोल के बैठनी है और पढ़ाई करना है। अगर किसी दिन आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं ना, और किसी दिन आपका मन नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट 3 घंटे बैठो, पर पढ़ो 3 घंटे, है ना। इन 6 मंथ्स के लिए आई हैव यूज माई नो एक्सक्यूज पॉलिसी, कि कुछ भी हो जाए, जैसे होता है ना कि हाँ मैंने 1 महीने बहुत पढ़ाई की, तो अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा, तो मैंने सोचा कि चलो भाई 3 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, 2 दिन का ब्रेक लेते हैं, 1 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, है ना, माइंड को कूल डाउन करते हैं। नहीं, मैंने नो एक्सक्यूज पॉलिसी ली, भाई प्रीलिम्स से पहले तो कहीं रुकना ही नहीं है, जब तक प्रीलिम्स ना हो जाए तब तक मुझे एवरीडे स्टडिंग करनी है, एवरीडे रीडिंग करनी है, एवरीडे पढ़ना है ना। तो दिस इज अ डिसिप्लिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 मंथ में। बाकी जो महीने आपने जो किया कि नहीं किया डजेंट मैटर, पर एग्जाम से पहले तो बहुत पढ़ना है ना। और ये मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, अगर मेंस भी निकालना है तो फिर तो एवरीडे स्टडिंग ज़रूरी है ना। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वन सब्जेक्ट वन बुक। हाँ, मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो मत करो, है ना। अगर आपको क्लास में इंटेलिजेंट बनना है, या लोगों के सामने, दोस्त के सामने सेकी झाड़नी है ना, कि आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, सो आई एम अ कूल बॉय, आई एम अ इंटेलिजेंट बॉय, सो फिर करो, बी अ लाइब्रेरियन, है ना। कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, बुक्स खरीद के जमा कर सकते हैं हम लोग, है ना। बट अगर सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, तो आई विल सजेस्ट कि हाँ
वन सब्जेक्ट वन बुक का हमारा फंडा रहेगा, है ना। वन सब्जेक्ट वन बुक का मोटो बनाना है ना, जितने कम रिसोर्सेज हो सके उतना, है ना। बोलते हैं ना वो 100 सोनार की 1 लोहार की। तो आपका एक पोर्शन, एक बुक में इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए ना कि अगर मान लो आपको दोस्त ने 4 बुक्स पढ़ी, तो वो 4 बुक पढ़ के जो नहीं कर पाना वो आप एक बुक में करके दिखाओ। वो एक बुक इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए, उसकी स्टडिंग इतनी इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, है ना। एंड कहीं कहीं पे मल्टीपल बुक्स लगती हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट के साथ आप एनसीईआरटी को सप्लीमेंट कर रहे हैं, है ना, ये परमिसिबल है। पर ऐसा ना हो कि आप एक ही, जैसे मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स के लिए, मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स के लिए मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इकोनॉमिक्स के लिए आप विवेक सिंह पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लिए आप फिर सिंघानिया साहब की बुक भी पढ़ रहे हैं, है ना। एंड फिर आप केतन वाली बुक भी पढ़ रहे हैं, है ना। एक ही सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल बुक पढ़ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाए, ज़रूरत नहीं है। अगर प्रीलिम्स तक ही देखना है, उसको क्लियर करना है ना, अगर उसमें क्लियर करना है तो वन सब्जेक्ट वन बुक सही है। इसको एनसीईआरटी से हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, बस इतना ही। बिफोर एंडिंग द वीडियो आई मस्ट टेल यू समथिंग। ओके, वेयर इज इट? ओके, दिस एमसीक्यू प्रैक्टिस। हाँ, ये स्टैटिक वाला और ये एमसीक्यू वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर प्रीलिम्स। हाँ, अब ये एमसीक्यू को देखो, है ना। टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागो। 2011 से 24 कितने साल हो गए? 14 ईयर्स हो गए, है ना, 14 साल। एंड एवरी ईयर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 14 इंटू 100 1400 क्वेश्चन, है ना। ये जो 1400 क्वेश्चन है ना, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, ये है असली एमसीक्यू प्रैक्टिस, असली एमसीक्यू एप्टीट्यूड। ये 1400 क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है। इसकी हर एक रग को आपको चेक करना है ना, कि कौन से वर्ड की क्या मीनिंग है, कौन सा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। एंड किस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जा रहा है। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, जैसे कोई शुगर पेन पे क्वेश्चन आ जाता है, शुगर केन पे क्वेश्चन आता है, तो आपको वो क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है कि उसकी हर एक लाइन में क्या लिखा गया है, कहाँ पर मल्टी लिखा गया है, कहाँ पे सिंगल लिखा गया है ना। कि कोई क्वेश्चन आता है ना नाइजर सीट पे, कि कोई क्वेश्चन नाइजर सीट पे आ गया, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइजर सीट क्या है ना, इसकी एमएसपी क्या है, और एमएसपी बाकी कितने क्रॉप्स है। ये है एक्सटेंसिव स्टडी, है ना। एमसीक्यू को स्टडी करो और बहुत अच्छे से करो। कौन से? ये 1400 क्वेश्चन को। सो इफ विल डू लाइक दिस ना, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प इन आवर प्रीलिम्स। ओके, एंड मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बोली थी, मैं अभी बोलूँगा, मैनिफेस्ट इन यू, कि हाँ 2025 फोड़ना है। हमेशा खुद को किसी से कम मत सोचो, है ना। बस अपना कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखो, एकदम हाई, कि हाँ 2025 तो भाई मैं फोड़ूंगा। ओके, लेट कमेंट में आओ और लिखो 2025 फोड़ना है, इफ़ यू आर रियली सीरियस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।